हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुपात। इस टॉपिक से भी आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले भी आए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक एक क्लास में ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बढ़ते हैं आगे। इसमें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले प्रत्यक्ष अनुपात की अवधारणा। दूसरा टॉपिक रहेगा इसमें यहाँ पे सब टॉपिक अप्रत्यक्ष अनुपात की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। थर्ड होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुपात पर आधारित प्रश्न। और लास्ट में होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी पिछले वर्ष के प्रश्न भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में अब तक आए हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देख लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुपात क्या होता है। प्रत्यक्ष अनुपात एक अवधारणा है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट है जहां दो मात्राएं इस तरह से संबंधित होती है कि जब एक मात्रा बढ़ती है तो दूसरी मात्रा स्थिर दर से बढ़ती है और इसके विपरीत। गणितीय रूप में यदि दो चर x और y अप्रत्यक्ष अनुपात है तो इसे y इक्वल टू के एक्स के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां k अनुपातिकता का स्थिरांक है। यदि x दोगुना हो जाता है तो y भी दोगुना हो जाता है, यदि x आधा हो जाता है तो y भी आधा हो जाता है, और इसी तरह से आगे भी चलता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, लागत वस्तु की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर अधिक वस्तु है तो अधिक लागत होगी, लेख यानी कि वस्तु। उदाहरण नंबर 2 को समझते हैं। किया गया कार्य उस पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर अधिक पुरुष है तो अधिक काम भी होगा। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की, यानी कि अप्रत्यक्ष अनुपात। अप्रत्यक्ष अनुपात, जिसे व्युत्क्रम अनुपात भी कहा जाता है, दो राशियों के बीच का संबंध है जिसमें एक राशि बढ़ने पर दूसरी राशि स्थिर दर से घटती है और इसके विपरीत। यदि दो चर x और y व्युत्क्रम अनुपात में है तो इसे गणितीय रूप से x इंटू वाई इक्वल टू के या y इक्वल टू के अपॉन x के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां k अनुपातिकता का स्थिरांक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस संबंध में जैसे जैसे x बढ़ता है y घटता है, जिससे दो चरों का गुणनफल स्थिर रहता है। इसी तरह जैसे जैसे x घटता है y बढ़ता है, जिससे गुणनफल स्थिर रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण नंबर 1, एक कार के द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय कार की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गति जितनी अधिक होगी दूरी तय करने में उतना ही कम समय लगेगा। समझ में आ गई बात। अगर कार तेज चलेगी तो कम समय में दूरी को तय कर लेगी। उदाहरण नंबर 2, किसी कार्य को पूरा करने में लगा समय उस पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितने अधिक व्यक्ति होंगे उतना कम समय काम पूरा करने में लगता है। ज्यादा व्यक्ति तो कम समय में काम पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज का कि किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। यदि 10 खिलौने का मूल्य 250 रुपए तो 25 खिलौने का मूल्य क्या होगा, आप लोगों को बताना है। देखते हैं। मान लीजिए कि अभिष्ट लागत x रुपए है, तो अधिक खिलौने हैं अधिक लागत है, तो 10 का 25 है ना। खिलौने कितने हैं 10, फिर 25 हो गए। पहले मूल्य 250, फिर हमने x मान लिया, तो 10 अनुपात 25 समानुपात 250 अनुपात x। तो बाहर बाहर की मल्टीप्लाई अंदर अंदर की, तो 10 गुणा x इक्वल टू 25 गुणा 250, जीरो से जीरो चला गया, तो x इक्वल टू 625 आ गया। तो ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि 16 आदमी किसी काम को 15 घंटे में कर सकते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने घंटे में करेंगे, आपको बताना है। माना कि आवश्यक मजदूरी x रुपए है, कम पुरुष और अधिक घंटे, अप्रत्यक्ष अनुपात।
अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 16 आदमी कर रहे 15 घंटे में, ठीक है ना। तो 10 आदमी क्या करेंगे, ज्यादा समय लेंगे भाई। 16 आदमी 15 घंटे में, है ना। तो 10 आदमी है पहले, फिर 16 हो गए, कितने घंटे ले रहे, 15 गुणा एक्स, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई अंदर अंदर की, तो 10 गुणा एक्स इक्वल टू 16 गुणा 15, तो एक्स इक्वल टू 16 गुणा 15 बटे 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से 8 बार, 8 3 24। तो इस तरीके से 24 घंटे लगेंगे और सी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। यदि 405 अनुपात y समानुपात y अनुपात 125 तथा y बड़ा है 0 से, तो y का मान ज्ञात कीजिएगा। तो सॉल्व करेंगे, इसमें देखो बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की, यानी कि y गुणा y बराबर 405 गुणा 125, y गुणा y, 405 को लिख दूंगा 5 गुणा 81 और 125 को लिख दूंगा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो y गुणा y 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 81 को लिख दूंगा 9 गुणा 9, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यानी कि इसका मतलब है वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 9 और गुणा 9। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, एक 5 में से 5 बाहर आ जाएगा, है ना। इस बात को यहाँ से हटा देते हैं हम लोग, नीचे लिख लेते हैं y बराबर एक 5 आएगा, इसमें से एक 5 आएगा, इसमें से एक 9 आएगा, तो 5 बजे 25 निमा 225 आ जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, y की वैल्यू पूछ रहा है, वो 225 आएगा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि 3 पंप प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक टैंक को 2 दिन में खाली कर सकते हैं। एक दिन में टैंक खाली करने के लिए 4 पंपों को कितने घंटे काम करना होगा, बताइएगा। मान लीजिए कि प्रतिदिन आवश्यक कार्य घंटों की संख्या x है, अधिक पंप है, प्रतिदिन कम घंटे कार्य करते हैं, अप्रत्यक्ष अनुपात, कम दिन है, प्रतिदिन अधिक घंटे कार्य करते हैं, तो अप्रत्यक्ष अनुपात, एक कम दूसरा ज्यादा, दूसरा कम पहला ज्यादा। तो यहाँ पर पंप्स का जो रेशियो आएगा 4:3 और डेज 1:2 है, समानुपात 8:x है। तो इस बात को ऐसे लिख दूंगा 4:1:x इक्वल टू 3:2:8, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, यानी कि इन दोनों की तो आपस में गुणा और इन दोनों की यहाँ पे आपस में गुणा, तो 4:1:x इक्वल टू 3:2:8, ठीक है ना। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, इस 4 से 8 दो बार जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो x बराबर 12 आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यदि x मीटर तार की कीमत d रुपया है, तो उसी दर पर y मीटर तार की कीमत क्या है, बताओ। x मीटर तार की लागत x कितने हैं, d रुपए, 1 मीटर तार की लागत d अपॉन x रुपए, और y मीटर तार की लागत d अपॉन x इंटू वाई। तो ये आ जाएगा y इंटू डी अपॉन एक्स, यानी कि यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक ही स्थिर दर पर चलने पर 6 समान मशीनें प्रति मिनट कुल 270 बोतलें बना सकती है। इस दर पर 10 ऐसी मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बना सकती है, आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए बोतलों की आवश्यक संख्या x है, अधिक मशीनें अधिक बोतलें, प्रत्यक्ष अनुपात, अधिक मिनट अधिक बोतलें, प्रत्यक्ष अनुपात। तो मशीन और टाइम का जो अनुपात है, मशीन का 6:10, टाइम का है 1:4, समानुपात 270 अनुपात x। तो इस 10 गुणा 4 गुणा 270 आएगा, 6 गुणा 1 गुणा x आ जाएगा। तो यहाँ से कहूंगा 6 गुणा 1 गुणा x इक्वल टू 10 गुणा 4 गुणा 270। तो 6 से आप लोगों का जाएगा 6 चुक 24 और 6 पंजे 30। तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 10 गुणा 4 गुणा 45, 45 गुणा 4 180 गुणा 10 1800। तो यानी यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 1800। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। बात क्लियर हो गई, इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक किले में 150 आदमियों के लिए 45 दिनों तक का भोजन की व्यवस्था थी।
10 दिनों के बाद 25 आदमी किले से बाहर चले गए। याद कीजिए कि बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं। 10 दिन के बाद 150 आदमी के पास 35 दिन तक का भोजन बचा है। ठीक है ना? तो मान लीजिए 125 व्यक्तियों को x दिन तक भोजन मिला। क्लियर है? 125 व्यक्तियों को x दिन तक भोजन मिला। अब कम आदमी और अधिक दिन है तो अप्रत्यक्ष अनुपात 125 अनुपात 150 समानुपात 35 गुना x। बाहर की बाहर गुना अंदर की अंदर 125 गुना x इक्वल टू 150 गुना 35। तो x इक्वल टू 150 गुना 35 बटे 125। 25 पंजे 25 छेगा 5 से 7 बार 7 छंग 42। तो x बराबर 42 निकल कर आ गया और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 39 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक सड़क की मरम्मत 12 दिनों में कर सकते हैं। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे आप लोगों को बताना है। माना दिनों की संख्या क्या है, x है। कम व्यक्ति अधिक दिन अप्रत्यक्ष अनुपात। प्रतिदिन अधिक कार्य घंटे में हो रहा है तो कम दिन अप्रत्यक्ष अनुपात। व्यक्ति 30 अनुपात 39 है। कार्य के घंटे और दिन कितना है, 6 अनुपात 5 और दिन कितना है, 12 अनुपात x। अब इसको यहाँ पे हम लोग कितना कैसे लिखेंगे कि 30 गुणा 6 गुणा 12 है ना। तो 30 गुणा 6 गुणा कितना आ जाएगा आप लोगों का, x आ जाएगा। ओके ओके, 30 गुणा 6 गुणा x आएगा और 39 गुणा 5 गुणा 12। ठीक है, 39 गुणा 5 गुणा 12। तो यहाँ से आप लोगों का 6 से 12 2 बार जाएगा, 2 और 5 10, 10 से 30 3 बार, 3 से 39 13 बार। तो फाइनली x की वैल्यू 13 आ जाएगी और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। तो आंसर जो आएगा यहाँ पर 13 आ जाएगा और 13 कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा आप लोगों का यानी कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक आदमी एक काम 5/8 को 10 दिनों में करता है। इस दर पर उसे काम करने में और कितने दिन लगेंगे ये आप लोगों को बताना है। किया गया कार्य है 5/8, तो कितना काम बचा है, शेष कार्य 1 माइनस 5/8 यानी कि 3/8। मान लीजिए कि आवश्यक दिनों की संख्या x है, तब 5/8 अनुपात 3/8 समानुपात 10 अनुपात x। बाहर की बाहर गुणा अंदर की अंदर 5/8 इंटू एक्स इक्वल टू 3/8 गुणा 10। 8 से 8 जाएगा, 5 से 10 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि x की वैल्यू 6 आ जाएगी और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यदि 1/4 किलो आलू की कीमत 60 पैसे है तो 200 ग्राम आलू की कीमत कितने पैसे होगी। ठीक है ना। अभिष्ट भार x किलोग्राम मान लिया, कम वजन कम लागत प्रत्यक्ष अनुपात है ना, 1/4 यानी कि 250 ग्राम। और यहाँ पर क्या दे रखी है आप लोगों को, 200 ग्राम ऑलरेडी दे रखा है। तो 250 ग्राम अनुपात 200 ग्राम कितनी है, 60 रुपए इंटू एक्स। तो बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की, 250 गुणा एक्स इक्वल टू 200 गुणा 60। तो एक्स बराबर 200 गुणा 60 बटे 250, 5 बार जाएगा, 4 बार, 5 से 12 बार। तो एक्स बराबर 48 यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पर कितना निकल कर आ गया, 48। तो 48 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का आंसर बन रहा है यहाँ पर x बराबर 48 आ जाएगा। ठीक है ना, x बराबर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 48 आएगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक डेयरी फार्म में 40 गायें 40 दिन में 40 बैग भूसा खाती है। एक गाय एक बोरी भूसा कितने दिन में खाएगी आपको बताना है। माना दिनों की आवश्यक संख्या x है। कम गायें अधिक दिन अप्रत्यक्ष अनुपात, कम बैग कम दिन प्रत्यक्ष अनुपात। गाय 1/40 है, कितना खा रही, 40/1 समानुपात 40 इंटू एक्स। इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा, है ना। तो ये आएगा 1/40 इंटू एक्स इक्वल टू 40 गुणा 1 गुणा 40। तो एक्स बराबर 40 यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात?
अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 6 दांतों वाले एक पहिए को 14 दांतों वाले एक बड़े पहिए के साथ जोड़ दिया गया है। जब छोटा पहिया 21 चक्कर लगा लेता है तो बड़े पहिए के द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए बड़े पहिया द्वारा लगाए गए चक्करों की आवश्यक संख्या x है। तब अधिक दांत कम चक्कर अप्रत्यक्ष अनुपात 14:6 समानुपात 21:x, बाहर की बाहर गुणा अंदर की अंदर 14 गुणा x बराबर 6 गुणा 21, x बराबर 6 गुणा 21 बटे 14, 7 × 21, 7 दूनी 14, 2 से 6 3 बार, x बराबर 9। तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना, 9 आ जाएगा। तो 9 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, सॉरी, तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा, है ना। तो अगले सवाल में आपसे बोल रहा है, यदि 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाल बनाती है तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएंगे, आपको बताना है। माना कि आवश्यक दिनों की संख्या x है। कम मकड़ी अधिक दिन अप्रत्यक्ष अनुपात, कम जाले कम दिन प्रत्यक्ष अनुपात। स्पाइडर्स यानी मकड़ी 1:7 और वैप्स यानी कि जाल बना रही 7:1, समानुपात 7:x। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 7 × 1 × 7 इक्वल टू 1 × 7 × x, तो x बराबर 7। तो x बराबर 7 कहाँ पे आ रहा है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ठीक है ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। आगे आप लोगों के आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको समझिएगा। सैनिकों के एक शिविर में 200 दिनों का भोजन है। 20 दिनों के बाद 100 सैनिक और शिविर में शामिल हो जाते हैं और अब भोजन 80 दिनों तक चल सकता है। तो शिविर में सैनिकों की प्रारंभिक संख्या क्या थी, आप लोगों को बताना है। माना सैनिकों की संख्या x है, कुल उपलब्ध भोजन x × 200। तो 20 दिन में x सैनिकों के द्वारा खाया गया भोजन x × 20। अब शिविर में 100 सैनिक जुड़ गए हैं, सैनिकों की नई संख्या x+100 हो जाएगी। अब शेष भोजन चलेगा x+100 सैनिकों के द्वारा 80 दिन में खत्म किया जाता है। 80 दिनों में खाया गया भोजन x+100 गुणा 80, प्रश्न के अनुसार 200 गुणा x इक्वल टू 20x प्लस 80 गुणा x+100। तो 200x और इस 80 के अंदर गुणा कर दूं 80x प्लस 8000, 80x और 20x 100x प्लस 8000। तो इसको इस तरफ ले आऊंगा, x वाली वैल्यू 100x इक्वल टू 8000, x बराबर 80, सैनिकों की प्रारंभिक संख्या 80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, सैनिकों की प्रारंभिक संख्या 80 हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अगले सवाल को समझते हैं। कुछ श्रमिकों के द्वारा एक कार्य 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है। 16 श्रमिकों की अनुपस्थिति के कारण कार्य 108 दिनों में पूरा हुआ। तो कार्य की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। किया गया कुल कार्य श्रमिकों की संख्या, लिया गया समय और दक्षता के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य बराबर श्रमिकों की संख्या गुणा समय गुणा दक्षता। माना कि श्रमिकों की मूल संख्या x है। यह कार्य x श्रमिकों के द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो 16 श्रमिकों की अनुपस्थिति के कारण यह कार्य 108 दिनों में पूरा हुआ। दी गई जानकारी के अनुसार 100x इक्वल टू x माइनस 16 इंटू 108। उपरोक्त समीकरण को सरल करने पर हमें प्राप्त होता है 100x इक्वल टू 108x माइनस 1728। तो 8x इक्वल टू 1728, तो 8 से जाएगा 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 छंग 48, x इक्वल टू 216। तो श्रमिकों की मूल संख्या कितनी है, 216 है। और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। सैनिकों के एक शिविर में 400 दिनों का भोजन है। 40 दिनों के बाद 150 सैनिक शिविर छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप भोजन तब से 480 दिनों तक चल सकता है। ठीक है,
तो सैनिकों की प्रारंभिक संख्या क्या थी आप लोगों को बताना है। यह भोजन 400 दिनों के लिए पर्याप्त है। मान लीजिए सैनिकों की प्रारंभिक संख्या x है। 40 दिनों के बाद से शेष सैनिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, x माइनस 150। अब शेष सैनिकों के लिए 480 दिनों का भोजन पर्याप्त है। चूंकि भोजन की कुल मात्रा समान है, हम उन्हें समान मान सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा x इंटू 400 इक्वल टू एक्स माइनस 150 गुणा 480 प्लस 40x। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो ये आप लोगों का जो निकल कर आएगा यहाँ पे, है ना, ये आप लोगों को जो निकल कर आएगा, अगर इसको मैं 40 से कट करूँ तो 10 बढ़ जाएगा, इसको 40 से करूँ तो 12 बार, और ये 40 कैंसिल आउट। तो 10x इक्वल टू एक्स माइनस 150 इंटू 12 प्लस एक्स। तो ये आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ से सोल्व करेंगे आप लोगों का 10x इक्वल टू 12x, 150 गुणा 12 होता है 1800, और प्लस का x, 12x और x 13x और 10x, यानी कि 3x इक्वल टू 1800, x बराबर 600। इसलिए सैनिकों की प्रारंभिक संख्या 600 आप लोगों की निकल कर आई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 250 सैनिकों के एक शिविर में 600 दिनों का भोजन है। 60 दिनों के बाद 50 सैनिक शिविर छोड़ देते हैं। इन 50 सैनिकों के जाने के बाद से ही बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा, बताइएगा। 250 सैनिकों के एक शिविर में 600 दिनों का भोजन है। 60 दिनों के बाद 50 सैनिक शिविर छोड़ देते हैं, तो फॉर्मूला होगा M1D1 इक्वल टू M2D2। आइए हम यह मान लेते हैं कि इन 50 सैनिकों के जाने के बाद से बचा हुआ भोजन x दिन है। तो 250 गुणा 600 इक्वल टू 250 गुणा 600 प्लस 250 माइनस 50 गुणा x। सॉल्व करेंगे, 250 गुणा 600 इक्वल 250 गुणा 600, और ये आ जाएगा आप लोगों को 250 में से 50 गया 200 गुणा x। तो 250 गुणा 3, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है ना। ये 200 से कट कर दूंगा 3 बार, ये 200 से 3 बार, ये 200 से कट जाएगा। 250 गुणा 3 इक्वल टू 25 गुणा 3 प्लस एक्स। तो ये आएगा x इक्वल टू 750 माइनस 75। तो x बराबर 675। इसलिए बचा हुआ भोजन इन 50 सैनिकों के जाने के समय से लेकर 675 दिनों तक चलेगा, और ये ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक काम x आदमी द्वारा 15 दिनों में पूरा किया जा सकता है। 3 दिन के बाद 10 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। शेष काम अब 8 दिनों में पूरा हो जाता है। x का मान क्या है। पुरुष 1 गुणा दिन 1 इक्वल टू पुरुष 2 इंटू गुणा दिन 2। पुरुष 1 इंटू दिन 1 इक्वल टू पुरुष 2 इंटू इंटू दिन 2। ठीक है ना, यानी कि रिपीट कर दिए लाइन, इसको हटा देते हैं। तो कितने हैं, x इंटू 15 इक्वल टू x इंटू 3 प्लस x प्लस 10 इंटू 8। तो 15x इक्वल टू 3x प्लस 8x प्लस 80। तो 15 में से माइनस कर दूंगा 11x, 4x बराबर 80, x बराबर 20 ना। तो x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 20 निकल कर आएगी, यानी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। एक काम जो 10 दिनों में पूरा हो सकता था, 8 दिनों में पूरा हो गया, क्योंकि काम की शुरुआत में 5 और आदमी शामिल हो गए। 5 आदमियों के शामिल होने से पहले कुल आदमियों की संख्या कितनी थी, बताओ। प्रारंभ में काम 10 दिनों में पूरा हो गया था, काम 8 दिन में पूरा हो गया क्योंकि काम के शुरू में 5 और आदमी शामिल हो गए। ठीक है ना। तो M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। तो मान लीजिए कि प्रारंभ में आदमियों की संख्या M1 है, D1 आपका 10 आ गया, तो M2 कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा D2 आपका 8 है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। तो x इंटू 10 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू 8। ठीक है ना। तो 10 इंटू एक्स 10x,
इक्वल टू 8x प्लस 40, तो 2x बराबर 40, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा x बराबर 20। तो प्रारंभ में पुरुषों की संख्या कितनी थी? 20 थी, यानी कि कितनी थी? 20 थी। क्लियर है। और 20 कौन से ऑप्शन में आप लोगों का यहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक शरणार्थी शिविर में खाद्य आपूर्ति 300 शरणार्थियों को 45 दिनों तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन 15 दिनों के बाद 60 और शरणार्थी शामिल हो गए। शेष खाद्य आपूर्ति कितने दिनों तक चलेगी? बताओ। कुल खाद्य आपूर्ति थी 300 गुणा 45, है ना, यानी कि 300 शरणार्थियों के लिए 45 दिनों तक थी, लेकिन 15 दिन के बाद 60 से अधिक शरणार्थी इसमें शामिल हो गए, है ना। 15 दिन के बाद क्या हुआ? 60 और शरणार्थी शामिल हो गए, यानी कि 60 और, यहाँ पे लिखेंगे 60 और शरणार्थी शामिल हो गए, इस सवाल में दे रखा है। तो बचा हुआ भोजन कितना चलेगा? पहले टोटल था 300 गुणा 45, है ना। अब इसमें से माइनस करेंगे 15 दिन का भोजन, 15 दिन तक कितना खाया, यानी कि 30 गुणा 15, 300 गुणा 15, टोटल 300 गुणा 45 है, इसमें से माइनस करूंगा 300 गुणा 15, यानी कि भोजन जो बचा है वो 300 गुणा 30 बचा है। और अब शरणार्थियों की संख्या कितनी आ गई? 360, 300 पहले थे, 60 और आ गए। तो इसलिए 300 गुणा 30 तो बचा है, शरणार्थी 360 है, कितने दिन चलेगा? गुणा डी। क्लियर हो गई बात। तो 0 से 0, 3 एकम 3, 3 से 12 बार, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। तो अब यह है भोजन आप लोगों का 25 डेज चलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 25 डेज, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 8 आदमी 12 दिन में 12 कुर्सियां बना सकते हैं यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करें। यदि 12 आदमियों को 6 दिन में 9 कुर्सियां बनानी है, तो उनमें से प्रत्येक को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? बताओ। यदि M1 संख्या के व्यक्ति T1 घंटे कार्य करके W1 कार्य को D1 दिन में कर सकते हैं, और M2 संख्या के व्यक्ति T2 घंटे कार्य करके W2 कार्य को D2 दिन में कर सकते हैं, तो उनके बीच संबंध होगा M1 D1 T1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2 D2 T2 डिवाइड बाई W2, है ना। तो मान लें कि पुरुषों की संख्या x है, तो क्वेश्चन के अनुसार 8 गुणा 12 गुणा 6 बट्टे 12 इक्वल टू x गुणा 12 गुणा 6 बट्टे 9, वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। 12 से 12 गया, 6 से आपका 6 गया, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 से 8 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 6 घंटे निकल कर आप लोगों का यहाँ पर आएगा। और 6 घंटे ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। इशिता एक अखबार n मिनट में पढ़ सकती है, वह अखबार का कितना हिस्सा 7 मिनट में पढ़ सकती है? n जो है वो 7 से बड़ा है, यानी कि अखबार 7 से ज्यादा मिनट में पढ़ा जाएगा। इशिता एक अखबार को n मिनट में पढ़ सकती है, इसलिए इशिता एक अखबार का 1/n भाग 1 मिनट में पढ़ सकती है। इशिता एक अखबार का 7/n भाग 7 मिनट में पढ़ सकती है, तो अभिष्ट आंसर 7/n आएगा, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। 150 सैनिकों के एक शिविर में 400 दिनों का भोजन है। 50 दिनों के बाद 100 और सैनिक शिविर में शामिल हो जाते हैं, तो उसके बाद से भोजन कितने दिन तक चलेगा? आप लोगों को बताना है। आगे बढ़ते हैं, 150 सैनिकों के एक शिविर में 400 दिन का भोजन उपलब्ध है। 50 दिन के बाद 100 और सैनिक शिविर में शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कुल भोजन कितना है? सैनिकों की संख्या गुणा दिनों की संख्या,
यानी कि कुल उपलब्ध भोजन है सैनिकों की संख्या 150, दिनों की संख्या 400, 150 गुणा 400 इकाई। तो 50 दिन के बाद कुल बचा भोजन यानी कि टोटल भोजन कितना बचेगा? भाई 50 दिन तक तो खाया 400 लोगों 150 लोगों ने। अब उसके बाद बचेगा यानी कि 150 लोगों के 400 में से 50 को माइनस करूंगा, 150 गुणा 400 माइनस 50, 150 लोगों के लिए 350 दिनों के लिए भोजन बचा है। 150 लोग अब इस भोजन को 350 दिन खा सकते हैं। अब 100 नए सैनिकों के शामिल होने के बाद बचा हुआ भोजन कितने दिन चलेगा? बचा भोजन कितना है? 150 गुणा 350, है ना? 150 गुणा 350। अब सैनिक कितने हो गए? 150 पहले थे, 100 और आ गए। अब मान लेता हूं कि डी दिन चलेगा, तो यहां से जो डी की वैल्यू आएगी, डी इक्वल टू 150 गुणा 300 बटे 150 प्लस 100, यानी कि डी इक्वल टू 150 गुणा 350 डिवाइडेड बाई 250। 50 से 5 बार, 50 से 3 बार, ये कितनी बार जाएगा? 70 बार, 7 से 210, यानी कि बचा हुआ भोजन अब 210 दिन चलेगा, है ना? कितने दिन चलेगा? 210 दिन चलेगा। और 210 दिन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है, और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 8 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है। यदि 2 महिलाओं को काम पर लगाया जाए तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? आप लोगों को बताना है। कुल कार्य इक्वल टू नियोजित महिलाओं की संख्या गुणा आवश्यक दिनों की संख्या। तो कुल कार्य इक्वल टू 15 गुणा 8 बराबर 120 इकाई। यदि 2 महिलाओं को काम पर रखा जाए तो काम पूरा होने में लगने वाले दिनों की संख्या 120 डिवाइड बाई 2 यानी कि 60 दिन। ठीक है ना? कितना आएगा? 60 दिन आएगा। आप देखिएगा, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 40 आदमी एक इमारत 100 दिन में बना सकते हैं। 80 आदमी इस काम को करने में कितना समय लेंगे? ये आप लोगों को बताना है। कुल कार्य इक्वल टू पुरुषों की संख्या गुणा दिनों की संख्या। अतः यदि इसमें 80 आदमी शामिल हो तो इसमें लगने वाले दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 गुणा 40 बटे 80, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का? 50 दिन। ठीक है ना? तो कितना आएगा यहाँ पर आप लोगों को? 50 दिन। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यदि ए क्यू प्लस बी क्यू कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के समानुपातिक है तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके समानुपातिक है? बताओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे, इक्वल टू ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्वेश्चन के अनुसार ए क्यूब प्लस बी क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए प्लस बी, ए माइनस बी। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी के समानुपातिक होगा, है ना? ठीक है। तो किसके समानुपातिक होगा? ए माइनस बी के समानुपातिक होगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि हामिद क्लीमेंट क्लेमेंट और गणेश के वेतन का अनुपात क्रम से 3:5:7 है। यदि गणेश को हामिद से 876 रुपये अधिक मिल रहे हैं तो क्लेमेंट का वेतन क्या है रुपया में? ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। दिया गया है हामिद, क्लेमेंट और गणेश के वेतन का अनुपात 3:5:7। गणेश को हामिद से 876 रुपये अधिक मिलते हैं, तो गणेश का वेतन माइनस हामिद का वेतन इक्वल टू उनके वेतन भागों में अंतर गुणा सामान्य गुणक। तो हामिद का वेतन मान लेते हैं 3x, क्लेमेंट का 5x, गणेश का 7x। आगे बढ़ती है। दिया गया गणेश को हामिद से 876 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 7x माइनस 3x 876, 4x बराबर 876, x बराबर 219। अब क्लेमेंट का वेतन हो जाएगा 5x, 5 गुणा x की वैल्यू 219 यानी कि 1095। तो क्लेमेंट का वेतन 1095 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं।
भेड़ों के एक झुंड में आधी भेड़ें चली गई और बची हुई 3/4 भेड़ें भटक गई। आखिर में 9 भेड़ें बची जो पानी पीने चली गई। तो शुरुआत में भेड़ों की कुल संख्या कितनी थी, आप लोगों को बताना है। माना प्रारंभ में भेड़ों की कुल संख्या x है, भेड़ों का आधा भाग चला गया यानी कि x/2। चलने के बाद बची भेड़ें x-2 यानी कि x/2। भटकी हुई भेड़ों की संख्या जितनी बची उसका 3/4, 3/4 गुणा x/2 यानी कि 3x/8 आ गई। अब शेष भेड़े x/2 माइनस 3x/8 यानी x/8 और x/8 9 के बराबर है, तो x बराबर 72 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को ध्यान से देखिएगा। सचिन ने 4 बच्चों में 250 उपहार बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना बराबर है। दूसरे बच्चे को कितना उपहार मिले हैं, आप लोगों को बताना है। देखिएगा, दिया गया है कुल उपहार यानी कि 250। पहले बच्चे का हिस्सा इक्वल टू 2 गुना दूसरे बच्चे का हिस्सा इक्वल टू 3 गुना तीसरे बच्चे का हिस्सा इक्वल टू 4 गुना चौथे बच्चे का हिस्सा, है ना। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर 2 का, 3 का और 4 का एलसीएम ले लेंगे और मान लेंगे कि पहले बच्चे का हिस्सा कितना है 12x। तो दूसरे का क्या होगा, है ना। दूसरे बच्चे का हिस्सा कितना हो जाएगा यहाँ पे 6x और तीसरे बच्चे का हिस्सा 4x, समझ रहे हो। और चौथे बच्चे का हिस्सा कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x। तो कुल उपहार हो जाएंगे 12x प्लस 6x प्लस 4x प्लस 3x यानी कि 25x। तो 250 बराबर 25x, कितनी बार गया 10 बार, तो x बराबर 10 आ गया। तो दूसरे बच्चे के लिए उपहार 6x, 6 इंटू 10 बराबर 60। दूसरे बच्चे के हिस्से में आए उपहारों की संख्या 60 है। तो 60 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यदि 1/a/1/7 इक्वल टू 1/3.43 इज टू 1/a, तो a का मान क्या है, देखिएगा ध्यान से, है ना। तो यहाँ पर बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की गुणा, तो ये आप लोगों का कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 1/a/1/7, तो इस बात को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, इसको कैसे लिख दूंगा 1/a और पूरे को डिवाइड करूंगा 1/7 से, बाहर की गुणा अंदर अंदर की, यानी कि 7/a ये आ जाएगा। अब इसको मैं जब जैसे लिखूंगा 1/3.43 और इसको डिवाइड करूंगा 1/a से, बाहर की अंदर अंदर की, यानी a/3.43। क्लियर है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3.43 इंटू 7 आ जाएगा। तो ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3.43 इंटू 7, तो 3.43 ये कितना होता है आप लोगों का इंटू 7, है ना। तो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे इसके फैक्टर में कर दूंगा, इसके जो फैक्टर होते हैं 7 गुना 7 और डेसिमल ऑलरेडी यहाँ पर आएगी यहाँ पे और यहाँ पे और इंटू 7। तो यानी कि फाइनली 7 में से एक 7 बाहर और इसमें से 7 इंटू 0.7 बाहर आएगा, यानी कि 4.9 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू 4.9 आ जाएगी, ए का मान 4.9 होगा। क्लियर है। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर होगी बात। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ए और बी के पास कुछ टॉफियां है। यदि ए बी को एक टॉफी देता है तो उनके पास टॉफियों की संख्या बराबर हो जाती है। यदि बी ए को एक टॉफी देता है तो ए के पास मौजूद टॉफियां बी के पास मौजूद टॉफियां की दोगुनी हो जाती है। ए और बी के पास मौजूद टॉफियों की कुल संख्या कितनी है, आपको बताना है। मान लीजिए कि ए के पास टॉफियों की संख्या x है और बी के पास टॉफियों की संख्या y है। यदि ए बी को एक टॉफी देता है तो x में से एक माइनस कर दिया इक्वल टू y में एक प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा x इक्वल टू y+2 इक्वेशन नंबर 1। अब जब बी ए को एक टॉफी देता है तो ए की टॉफी बी की टॉफी से दोगुनी हो जाती है। तो x+1 इक्वल टू 2 इंटू y-1। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी इसको दूसरे इक्वेशन का नाम दे दिया हमने। तो अब हम लोग कहेंगे इक्वेशन 1 का मान 2 में रखने पर, 1 का मान यानी कि
एक्स की वैल्यू, एक्स की बजाय y+2 यहाँ पे रख दूंगा, तो y+2+1 यानी कि y+3 इक्वल टू, और यहाँ से कितना निकल कर आएगा 2y-2। क्लियर है? तो यहाँ से y इक्वल टू 5 आ जाएगा। अगर y 5 आएगा तो किसी भी एक इक्वेशन से, यानी कि पहले से ही देख लो, x बराबर 7 आ जाएगा। तो x प्लस वाई आपको निकालना है 5, 7 + 5 यानी कि 12। तो a प्लस बी के पास कुल टॉफियों की संख्या 12 होगी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सोना एल्यूमिनियम से 12 गुना भारी है और तांबा एल्यूमिनियम से 5 गुना भारी है। सोने और तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि एल्यूमिनियम का 8 गुना मिश्र धातु प्राप्त हो? दिया गया है सोना एल्यूमिनियम से 12 गुना भारी है और तांबा एल्यूमिनियम से 5 गुना भारी है। माना कि सोने और तांबे का अनुपात x अनुपात y है, तो क्वेश्चन के अनुसार 12x प्लस 5y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इज टू 8/1। ठीक है ना? क्लियर है? इक्वल टू, इसको इक्वल टू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, 12x प्लस 5y इक्वल टू 8x प्लस 8y। समझ में आ गया यहाँ तक का? अब इसके बाद कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 4x इक्वल टू 3y। तो x/y इक्वल टू 3/4। सोने और तांबे 3:4 के अनुपात में लिया जाता है, 3:4, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर होगी बात? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दो वस्तु की कीमत क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। पहली वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि की जाती है और दूसरी वस्तु की कीमत में x% की कमी की जाती है। यदि नया अनुपात क्रमशः 13:11 है तो x का मान क्या है, बताओ। दिया गया है कि दो वस्तुओं का अनुपात 5:6 के अनुपात में है। पहले लेख की कीमत में 30% की वृद्धि हुई, दूसरे लेख की कीमत में x% की कमी हुई, अतः अनुपात हो गया 13:11 हो जाता है। माना कि वस्तु की प्रारंभिक कीमत 50 और 60 है। यहाँ से मैंने मान लिया 50 और 60। पहले लेख की कीमत में 30% की वृद्धि हुई, 50 में 30% की वृद्धि हुई, 50 प्लस 50 का 30/100 इक्वल टू 65 आ गया। दूसरे में x% की कमी हुई, 60 माइनस x/100 इंटू 60, यानी कि 60 इंटू 100 माइनस x/100, अनुपात 13:11 हो गया। तो 65/60 इंटू 100 माइनस x डिवाइड बाई 100, ये कितना हो गया 13/11। ठीक है ना? तो यहाँ से अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो ये फाइनली आपको जो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 8.33 यहाँ पे निकल कर आएगी। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, चाय और कॉफी की कीमत का अनुपात 3:5 है और एक परिवार के द्वारा खपत की गई उनकी मात्रा का अनुपात 5:7 है। चाय और कॉफी पर व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। दिया गया है कि चाय और कॉफी की कीमत का अनुपात 3:5, एक परिवार के द्वारा उपभोग की गई मात्रा का अनुपात 5:7, तो व्यय बराबर कीमत गुणा मात्रा। तो व्यय यानी कि E1/E2 इक्वल टू कीमत P1/P2 इंटू मात्रा Q1/Q2। E1/E2 इक्वल टू 3/5 इंटू 5/7, 5 से 5 जाएगा नहीं, 3/7, यानी कि इनके एक्सपेंडिचर का रेशो आ जाएगा 3:7। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। रमेश ने शेयर बाजार और सोने में क्रमशः 6:7 के अनुपात में एक निश्चित राशि का निवेश किया। वर्ष के अंत में उसने अपने निवेश पर कुल 30% का लाभ कमाया। एक वर्ष के बाद उसने शेयर बाजार और सोने में 4:5 के अनुपात में लाभ सहित राशि का पुनर्निवेश किया। यदि सोने में पुनर्निवेशित राशि 94,500 रुपये थी, तो सोने में निवेश की गई मूल राशि कितनी थी, आप लोगों को बताना है। दिया गया है शेयर बाजार और सोने में निवेश की गई राशि का अनुपात 6:7 है। एक वर्ष के बाद निवेश पर अर्जित लाभ 30% है। शेयर बाजार और सोने में पुनर्निवेशित राशि का अनुपात 4:5 है। सोने में पुनर्निवेशित राशि 94,500 रुपये दे रखी है, चूंकि पुनर्निवेशित राशि का अनुपात 4:5 है। फिर
कुल राशि पुनर्निर्वेशित बराबर पुनर्निर्वेशित सोने की मात्रा गुणा अनुपात का योग डिवाइड बाई अनुपात में सोने का भाग। तो 94,500 गुणा 9/5, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 5 नम 45, इसकी 9 में गुणा करूंगा तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 0 0, 9 नम 81 का 1 तो 8 बचेगा, 9 अठे 72, 8 80, यानी कि 1,70,100 रुपये आ गया। चूंकि इस राशि में लाभ था 30%, तो मूल राशि आ जाएगी कुल पुनर्निर्वेशित राशि गुणा 100 बटे लाभ, यानी कि 130 हो जाएगा। तो 1,30,846 हो जाएगा। 1,30,846 गुणा 7/13, यानी कि 70,455.53, लगभग 70,456 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। यानी आप यहां से कह देंगे फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24। 640 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि स्कूल में 30 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो कितने और लड़कों को प्रवेश दिया जाना चाहिए ताकि लड़कों का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। कुल छात्र 640, लड़कियों और लड़कियों का अनुपात 5:3, लड़कों की संख्या 5/8 गुणा 640 यानी कि 400, लड़कियों की संख्या 640 माइनस 400 यानी कि 240। माने स्कूल में x लड़के भर्ती हुए। क्वेश्चन के अनुसार 400 प्लस एक्स डिवाइड बाई 240 प्लस 30 इक्वल टू 14/9। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग यहाँ पे करें या इस 9 से 270 को कितनी बार जाएगा आप लोगों का, ये 9 से 27 30 बार जाएगा। यानी कि ये आप लोगों का जो निकल कर आएगा यहाँ पे 400 प्लस एक्स इक्वल टू 14 गुणा 30, यानी x इक्वल टू 420 माइनस 400। ठीक है ना, तो x बराबर कितना आ गया 20 आप लोगों का आ गया। तो स्कूल में भर्ती हुए छात्र आप लोगों के 20 है। कितने हैं 20। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि 20 यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ए जो है ना बी का समान समय अंतराल में पीछा करता है। ए 8 बार कूदता है जबकि बी 6 बार कूदता है, लेकिन ए के द्वारा 7 छलांगों में तय की गई दूरी बी के द्वारा 5 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है। ए और बी के गति के बीच का अनुपात क्या है, ये आप लोगों को बताना है। अनुपात में रखने के लिए मान एक ही इकाई एक ही प्रकार की होनी चाहिए। यहाँ छलांग या तो ए के लिए होगी या बी के लिए। तो गति बराबर दूरी बटे समय, तो गति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दूरी के हो जाएगा। तो यहाँ से कहेंगे ए की 7 छलांग बराबर बी की 5 छलांग, तो ए की 8 छलांग कितना हो जाएगा, बी की 5/7 और गुणा 8। क्लियर है, यानी कि ए की 8 छलांग बी की 40/7 छलांग के बराबर होगी। तो अब इस अनुपात हो जाएगा 40/7:6। ये तो पूछ रहा है। ए की छलांग तो बी में की फॉर्म में कितना आ गया 40/7 और बी की 6 है ही, तो 40/7:6 यानी कि 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 20 बार, तो 20:21 आ जाएगा। तो ए और बी की गति का अनुपात 20:21 आएगा और ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक बैग में 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के हैं और उनके मूल्य का अनुपात 30:11 है। सिक्कों की कुल संख्या 520 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है बैग में 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के हैं, सिक्कों की कुल संख्या 520 दे रखी है। 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के के मूल्य का रेशो है 30:11। तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 रुपए के मूल्य का सिक्कों का अनुपात 30 है तो 30 ही सिक्के हो गए। 50 पैसे का 11 है तो सिक्के कितने हो गए 22, है ना, क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं यानी कि 52 भाग किसके बराबर है 520 सिक्कों के, तो एक भाग बराबर 10 सिक्कों के। तो आपसे क्या पूछता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, जो कि कितना है 22 भाग है, तो 22 भाग की वैल्यू 10 गुणा 22
तो यहाँ से आप लोगों का निकल कर आएगा, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 22 भाग है, 22 गुणा 10 यानी 220। तो 220 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? तो इसी के साथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। यहाँ से आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इजी टॉपिक है और इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपने टाइम एंड वर्क में एमडीएच अपॉन डब्ल्यू वाले फॉर्म के क्वेश्चंस भी देखे होंगे। यानी कि ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, ना कि चैप्टर। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो केवल इसी मेथड से होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सवालों को आप बाकी दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमने कुछ क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क में भी करे थे, कुछ हमने रेशो में भी करे थे। तो बाकी मेथड से भी सवालों को किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का टॉपिक आपके एसएससी एमटीएस के सिलेबस में दिया गया है, तो उसी को हम लोग आधार मानते हुए इसको अलग से क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस आपको करा दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो पूरी क्लैरिटी अब आप लोगों को हो गई होगी, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, और अ, करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं इन सभी सवालों के। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच।